स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। मुंबई में दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2020-2022 बैच के डीएलएड उम्मीदवारों को राहत दी। बलात्कार के मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप हुए तय। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार हत्या मामले में मृत्यु दंड खारिज किया। इन साक्ष्यों को किया चिन्हित। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को कथित रूप से निशाना बनाने वाले अपने हालिया वीडियो पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वर्तमान में तमिलनाडु में रह रहे कामरा को पहले मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन ये सुरक्षा आज समाप्त हो रही थी। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय भी उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मूल रूप से शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा 0 एफआईआर के रूप में दर्ज की गई एफआईआर में कामरा पर सार्वजनिक शरारत के लिए धारा 353 भाग 1 बी और 353 भाग 2 और नए भारतीय न्याय संहिता के तहत मानहानि के लिए 356 भाग 2 का आरोप लगाया गया है। इसके बाद से ये मामला मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि कामरा ने अपने वीडियो में सीधे तौर पर शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं का दावा है कि उस वीडियो में उनके बारे में ही बात की गई थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख किया गया, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस्लामिक धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया। सीजेआई संजीव खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि जब ईमेल भेजकर तत्काल सुनवाई की मांग करने की व्यवस्था है तो मौखिक उल्लेख क्यों किया जा रहा है। सीजेआई ने सिब्बल से उल्लेख पत्र पेश करने को कहा। जब सिब्बल ने कहा कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है तो सीजेआई ने कहा कि वो आज दोपहर इसकी जांच करने के बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सीजेआई ने कहा सभी जरूरी मामले दोपहर में मेरे सामने रखे जाएंगे। जब हमारे पास व्यवस्था है तो आप उल्लेख क्यों कर रहे हैं। जब सिब्बल ने बताया कि उन्होंने उल्लेख के लिए पत्र भेजा है तो सीजेआई ने कहा कि वे दोपहर में इसकी जांच करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सीजेआई ने कहा यह दोपहर में मेरे सामने रखा जाएगा, मैं आवश्यक कार्यवाही जरूर करूंगा। वकील निजाम पाशा ने लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिका का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2020-2022 बैच में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड कोर्स करने वाले कई उम्मीदवारों को राहत देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने माना था कि चूंकि इन उम्मीदवारों ने 29/9/2022 को पदों के लिए अधिसूचना जारी होने पर पाठ्यक्रम पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था, इसीलिए वो अयोग्य थे। मुख्य मुद्दा पश्चिम बंगाल प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती नियम 2016 के नियम 6 भाग 2 की व्याख्या से संबंधित था, जो कट ऑफ तिथि निर्दिष्ट किए बिना एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता को अपनाता है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020-2022 डीएलएड कोर्स में देरी हुई और ये 30 जून की सामान्य तिथि तक पूरा नहीं हो सका था। बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज पहले के बलात्कार मामले में आधिकारिक तौर पर गंभीर आरोप तय किए हैं। हसन जिले के ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में चौंकाने वाले आरोप शामिल हैं। रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में नौकरानी के रूप में काम करने वाली एक महिला ने उन पर 2021 में शुरू हुए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि रेवन्ना ने कथित तौर पर वीडियो का इस्तेमाल कर उसे डराने और चुप कराने के लिए किया और मारपीट भी की। अदालत ने उन पर आईपीसी के कई गंभीर धाराओं से आरोप तय किए हैं, जिसमें वर्चस्व की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार, बार बार बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ताक झांक और आपराधिक धमकी भी शामिल हैं। साथ ही निजी सामग्री के दुरुपयोग के लिए आईटी अधिनियम के तहत एक आरोप भी लगाया गया है। रेवन्ना को मई 2024 में जर्मनी से लौटने पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की सजा को पलट दिया, ये देखते हुए कि मुकदमा त्रुटिपूर्ण और अनियमित तरीके से चलाया गया था। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल जज ने जांच अधिकारी को मुख्य परीक्षा के दौरान आरोपी के इकबालिया बयानों को सुनने की अनुमति अनुचित रूप से दी थी और उन बयानों को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया था। अपीलकर्ता आरोपी को धारा 376 बलात्कार के कारण मौत, 302 हत्या, 366 अपहरण, 363 नाबालिग का अपहरण, 201 साक्ष्यों को नष्ट करना आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में मृत्युदंड भुगतने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ट्रायल के दौरान अन्य विसंगतियों के अलावा ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी को मुख्य परीक्षा के दौरान आरोपी के बयानों को सुनने की अनुमति दी, जिसे उसने जांच के दौरान दर्ज किया था। इसके अलावा अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाह के माध्यम से इन बयानों को सबूत के तौर पर स्वीकार किया।